क्वेश्चन निकाली सुन के ही सारा रिकवर करना था जी। हाँ जी, वो चले, वो मैं मैंने अपना कहा ना इसको बाद में देख लेता हूँ, तो नेक्स्ट लेक्चर से ऑनवर्ड आप रिकॉर्ड शुरू कर लें करना, कोई इशू नहीं है। अभी फिर टाइम लग जाएगा, फिर देर हो जाएगी हमें, मुझे यहाँ पे पता नहीं है। नहीं मैं सर मुझे कह रहा हूँ कि जो पिछला पढ़ाया ना उसमें से आप कह रहे हैं कि क्वेश्चनिंग मैंने कहा सर ऐसे वो क्या रिकवर करना था ऑडियो से तो अब वो नहीं नहीं, रिकवर वो तो हो गई। रिकवर, मेरी बात सुने, आरडीओ में मैंने सिर्फ उसकी उर्दू ट्रांसलेशन की है, थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन की है। बुक के अंदर भी सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है, उसके अंदर भी वो एग्जांपल्स हैं, मैंने जो दी हैं वो थोड़ी सी डिफरेंट दी हैं, बुक को कॉपी नहीं किया, लेकिन बात वही है। तो आज भी हमारा जो है ना वो लेक्चर वो डेफिनेशन से ही है, तो ये अपना मुश्किल नहीं है। तो अब हम जो डेफिनेशन है कुछ सेल्स टैक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से भी करेंगे, और ये जो ऑर्डिनेंस होता है उसके अंदर अगर एक पहले डेफिनेशन मौजूद हो तो दूसरी डेफिनेशन कभी भी उससे कंट्राडिक्ट नहीं करती, ये याद रखिएगा। यानी जब अगर आपको आगे आने वाले, अब हम कई चीजें ऐसी पढ़ेंगे जो ऑलरेडी आप लोगों ने पहले से पढ़ी हुई हैं, तो मैं इनको अब ब्रीफ ओवरव्यू कर दूंगा। इसमें ये होगा कि ये सिर्फ आपको अपना ना समझाने के लिए भी है, क्योंकि आगे जब सेल्स टैक्स की बातें करनी है तो उसके अंदर भी ये फिर टर्मिनोलॉजीज आनी है, तो फिर हमारे लिए जो है ना वो मसला होगा। तो इसमें सबसे पहले जो है वो पहली डेफिनेशन है एक्टिव टैक्स पेयर की। अच्छा, अब जो एक्टिव टैक्स पेयर है उसका थोड़ा सा जो है अब आप डिफरेंस नोट कर लें कि एक्टिव टैक्स पेयर वो टैक्स पेयर होता है जो ना सिर्फ टैक्स अदा करता है बल्कि वो टाइम के दरमियान जो उसका टाइम होता है उसमें वो अपनी रिटर्न भी फाइल करता है। यानी हर वो टैक्स पेयर जो टैक्स अदा करने के साथ विदन टाइम लाइन अपनी रिटर्न भी देता है, उसको हम एक्टिव टैक्स पेयर का जो है वो नाम देते हैं। अच्छा, अब इसमें थोड़ा सा आपको बता दूं, एक्टिव टैक्स पेयर के लिए अगर हमने वेबसाइट से देखना है तो उसका थोड़ा सा आपको मैं बता देता हूं। सर आवाज नहीं आती। ये मैं आपको ना स्क्रीन शेयर करने लगा हूं। ये अगर आप अपनी अपना मोबाइल से या अपने कंप्यूटर से जब आप लॉगिन होंगे तो fbr.gov.pk आएगा। इसके अंदर आप अगर आप देखें तो 4 ब्लॉक हैं मेन, इसमें ऑनलाइन सर्विसेज की है, दूसरा अपना ब्लू कलर का है जिसमें इनकम टैक्स का लिखा हुआ है, तीसरा जो है वो सेल्स टैक्स, एफईडी फेडरल एक्साइज ड्यूटी है, और लास्ट वन जो है वो कस्टम्स है। तो अगर हम सेकंड वाले इनकम टैक्स पे आए तो यहाँ पे नंबर 5 जो है उसके ऊपर एक्टिव टैक्स पेयर लिस्ट का लिखा हुआ है। इसको अगर हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पे अब एक्टिव टैक्स पेयर की वही जो हम डेफिनेशन पढ़ रहे हैं तो वो सारे का सारा इसके अंदर आ जाता है कि ये अब एक्टिव टैक्स पेयर का है, लिस्ट का है। अब एक्टिव टैक्स पेयर का यहाँ पे उन्होंने बताया हुआ है स्टेटस, तो हम यहाँ से चेक एक्टिव स्टेटस भी कर सकते हैं। उसके अलावा बाकी भी हैं, वो भी सारे का सारा है। तो ये जितनी भी चीजें हैं ये सारे के सारे अब एक्टिव टैक्स पेयर लिस्ट। तो अब इसमें एक्टिव टैक्स पेयर को मतलब ये है कि एक्टिव टैक्स पेयर वो पर्सन होता है जिसने विदन टाइम लिमिट जो है वो अपनी रिटर्न जो है वो फाइल की होती है। और इसका एक तो तरीकेकार ये है कि आप नेट से चेक कर सकते हैं। नंबर 2, अगर आप अपने मोबाइल फोन पे सिर्फ यही वाला जो ATL, ए फॉर एप्पल, T फॉर टाइगर, L फॉर लाइन, अगर आप सिर्फ ये ATL लिखें और मोबाइल पे ATL लिख के स्पेस दे के अपना शनाख्ती कार्ड नंबर विदाउट डैशेस वो लिखें और
9966 पे अगर आप सेंड कर दें तो आपको वापस मैसेज बैक आ जाता है जिसमें लिखा होता है कि आपका नाम क्या है, आपका अपना CNIC नंबर जो है वो भी आ जाएगा, उसके बाद अगर NTN नंबर है वो भी आ जाएगा और नीचे स्टेटस आ जाएगा कि आपका स्टेटस अब एक्टिव है या नहीं एक्टिव। तो ये दो तरीके होते हैं एक्टिव टैक्स पेयर को निकालने के। लेकिन अब एक्टिव टैक्स पेयर होता क्या है वो मैं फिर रिपीट कर देता हूँ। हर वो टैक्स पेयर जिसने टाइम में अपनी रिटर्नें जो है वो फाइल की होती हैं उसको हम एक्टिव टैक्स पेयर कहते हैं। और यही चीज जो है अगर आप देखें तो स्टार्ट में यहाँ पे भी उन्होंने लिखी हुई है, ये जब हम यहाँ पे एक्टिव टैक्स पेयर लिस्ट को करते हैं क्लिक तो ये यहाँ पे लिखा आ जाता है कि एक्टिव टैक्स पेयर है क्या। ये सारे का सारा जो है अगर आप देखें तो ये लिस्ट के बारे में और ATL FTA ये अब इसके अंदर है सारी इंफॉर्मेशन। तो यहाँ पे अब ये ऑनलाइन अब इसकी वेरिफिकेशन पॉसिबल है। हाँ जी, अब एक्टिव टैक्स पेयर का सबको पता चल गया ना कौन होता है। सर वो आप बता रहे थे कि वो मैसेज करते हैं तो फिर वो आता है, सर सर वो वाला मैं कह रहा था कि वो हाँ जी, उसका बता उसका दें तो। ये है, उसका आप ना अपना खाली मैसेज के अंदर ATL लिखेंगे ना, यस सर। ATL आगे थोड़ी सी स्पेस देंगे और आगे शनाख्ती कार्ड नंबर लिखेंगे। और इस शनाख्ती कार्ड नंबर के लिए जरूरी है कि उस बंदे ने रिटर्न फाइल की हो। अगर उस बंदे का NTN नहीं बना, उसका रिकॉर्ड नहीं है FBR के पास, तो वो आ जाएगा, आपको आंसर आ जाएगा रिकॉर्ड नॉट फाउंड के इस बंदे का FBR के पास रिकॉर्ड ही अवेलेबल नहीं है। यानी अगर आप में से अगर कोई किसी की रिटर्न नहीं जा रही, आप लिखोगे तो आपका आंसर आ जाएगा कि अभी रिकॉर्ड ही अवेलेबल नहीं है। लेकिन अगर आपके कोई भाई, वालद साहब, कोई और अजीज रिश्तेदार जिनकी रिटर्न जा रही हैं उनसे पूछें, उनका शनाख्ती कार्ड नंबर लें, ATL एक स्पेस दे के उनका शनाख्ती कार्ड नंबर लिखें और 9966 पे आप सेंड कर दें। फिर आपको वहां से वापस एक मैसेज आएगा। जब वो वापस आएगा तो उसके अंदर ये सारी डिटेल होगी। अब वो जब स्टेटस लिखा होगा उसमें लिखा होगा एक्टिव टैक्स पेयर। तो एक्टिव टैक्स पेयर वो होता है जो टाइम से अपने रिटर्न जो है वो फाइल करे, उसको हम एक्टिव टैक्स पेयर कहते हैं। सिर्फ यही नहीं है कि वो टैक्स दे, बल्कि वो साथ अपनी रिटर्न भी टाइम से जमा करवाए, वो एक्टिव टैक्स पेयर कहलाता है। हाँ जी, ये क्लियर होगी पहली डेफिनेशन। यस सर। उसके बाद एप्लीकेंट ट्रिब्यूनल है। एप्लीकेंट ट्रिब्यूनल मैंने पहले भी हमने ये पढ़ा था कि ये वो वाला ट्रिब्यूनल है जहां पे आप अपील दायर कर सकते हैं। मसलन क्या होता है कि जो टैक्स पेयर होता है उसको जब लगता है कि उसकी हक तलफी हो रही है या उससे उसकी इनकम से ज्यादा टैक्स जो है वो डिमांड किया जा रहा है, वो चार्ज किया जा रहा है, तो वो उसकी फिर अपील कर सकता है। वो अपील के लिए फिर एप्लीकेट टर्मिनल होता है और ये अंडर सेक्शन 139 जो है वो उसके तहत एस्टेब्लिश होता है। फिर इसी तरह एक एप्रोप्रिएट ऑफिसर, यहाँ पे एप्रोप्रिएट ऑफिसर का ये होता है कि वो कंसर्न ऑफिसर जो स्पेसिफिक ड्यूटी परफॉर्म कर रहा होता है। यानी अब एक बंदा अगर ऑडिटर है तो वो ऑडिटर जो है वो एप्रोप्रिएट पर्सन है ऑडिट करने के लिए। अगर कोई असेसमेंट करनी है उसके लिए कोई इनलैंड ऑफिसर उन्होंने नॉमिनेट किया है, तो जिस भी ड्यूटी के लिए एक स्पेशल डेजिग्नेटेड जो सीट होगी उसको हम एप्रोप्रिएट ऑफिसर का नाम देंगे। इसके बाद एरियर्स है। एरियर्स अब आप सबको पता है क्या होते हैं। एरियर्स हम कहते हैं बकिया जात। अब बाज़ औक़ात जब टैक्स एक बनता है, अगर कोई टैक्स अदा नहीं करता, उसकी तरफ आउटस्टैंडिंग होता है किसी भी कंपनी की तरफ, किसी भी पर्सन की तरफ, वो इंडिविजुअल भी हो सकता है, वो पार्टनरशिप का बिजनेस भी हो सकता है, वो एसोसिएशन ऑफ पर्संस भी हो सकता है, तो वो तमाम जो बकिया जात हैं उनको हम एरियर्स का नाम देते हैं। फिर इसके बाद आगे है एसोसिएट्स या एसोसिएटेड पर्सन। एसोसिएट से मुराद ये है कि अब आप बिजनेस के लिए या बिजनेस में किसी भी बिजनेस एक्टिविटी के लिए आपस में जो दो बंदे लिंक होते हैं उनको हम एसोसिएट्स कह सकते हैं। अब वो जो एसोसिएट्स है वो बायर और सेलर भी हो सकता है, वो दो एम्प्लॉइज भी हो सकते हैं जो एक बिजनेस में काम कर रहे हैं, वो मालिक और अपना जो है वो एम्प्लॉय भी हो सकते हैं। यानी दो पर्सन जब आपस में किसी बिजनेस ट्रांजैक्शन के लिए लिंक होते हैं
तो उनका हम एसोसिएट का नाम देते हैं। और इन्होंने इसकी बड़ी ही तफसील दी हुई है नेक्स्ट पेज में, और ये जो तफसील है ये सिर्फ इंग्लिश में बुक में अवेलेबल नहीं है, बल्कि उन्होंने उर्दू में भी डिटेल में लिखी हुई है। सिर्फ क्रक्स क्या है, जब भी दो पर्सन जो है वो चाहे किसी कंपनी में हो, चाहे वो किसी एसोसिएशन ऑफ पर्सन में हो, चाहे वो किसी सोल ट्रेडरशिप के बिजनेस में हो, या वो किसी भी बिजनेस ट्रांजैक्शन के जरिए आपस में लिंक हो, एक दूसरे से लिंक करें, वो वाले जो है वो पर्सन, उनको हम एसोसिएटेड पर्सन या एसोसिएट्स का नाम देंगे। और ये सारा आगे नेक्स्ट पेज पे उन्होंने उर्दू और इंग्लिश दोनों में डिटेल लिखी है, या आपने पढ़ लेनी है। जहां पे नहीं समझ आएगी वो मेरे से फिर पूछ लेना है। सर ये पेज पे मुझे मिल नहीं रहा सर, ये बुक में जो आप पढ़ा रहे हैं। ये मैंने लास्ट टाइम भी बोला था आपको। क्या पेज नंबर है अभी आपकी बुक का? मेरे पास असल में इससे पुराना एडिशन था। क्यों जी? 316 316 पेज नंबर निकालें जी। अब मुझे बताइएगा जब मिल गया। यस सर, मिल गया। मिल गया ना जी। इसके अंदर Yes, फर्स्ट पेज पे एक्टिव टैक्स पेयर को हमने डिस्कस किया, फिर उसके Yes. बाद एप्लेट टर्मिनल को किया, फिर अप्रोप्रिएट ऑफिसर को किया, फिर एरियर्स को किया, और अभी हमने एसोसिएटेड पर्संस को किया है। और उससे Yes, नेक्स्ट sir. पेज में देखें तो बड़ी डिटेल में उन्होंने इसके मुख्तलिफ रिलेशंस को डिस्क्राइब किया है। ये भी एसोसिएट्स का रिलेशनशिप है, ये भी। मतलब ये है कि बिजनेस ट्रांजैक्शन के लिए जब भी दो पर्सन आपस में मिलेंगे उनको हम एसोसिएट्स का नाम देंगे, और वो रिलेशन कोई भी हो सकता है। उन्होंने वो कोई भी रिलेशन को डिटेल में डिस्कस किया है, और उससे नेक्स्ट पेज में उर्दू में किया है। तो आप इनको पढ़ लीजिएगा। जिस एसोसिएट का आपको समझना है कि इससे क्या मुराद है, वो आपने मेरे से पूछ लेना है। फिर उसके बाद जी आगे है एसोसिएशन ऑफ पर्संस। ये एसोसिएशन ऑफ पर्संस जो है, अगर आपको याद हो तो ऑलरेडी हम डेफिनेशंस के सेक्शन में कर चुके हैं। अब आपने वही दोबारा से पढ़ लेनी है। जरूरी नहीं है कि अब इसमें नई चीजें या उसमें, दोनों का मतलब सेम है। क्लियर हो गया ये? फिर बैंकिंग कंपनी है। तो बैंकिंग कंपनी से मुराद ऐसी है जो बैंकिंग के बिजनेस से रिलेटेड हो, और वो जो बैंकिंग का बिजनेस है वो बैंकिंग कंपनी ऑर्डिनेंस 1964 जो है वो उसको डिस्क्राइब करता है। कंपनीज ऑर्डिनेंस 1984 है, जबकि बैंकिंग का जो बिजनेस है उसको कंपनी ऑर्डिनेंस 1964 जो है वो डिफाइन करता है। उसके मुताबिक जो कंपनी बैंक के बिजनेस से रिलेटेड है उसको हम बैंकिंग कंपनी का नाम देंगे। उसके बाद बोर्ड है। यहाँ पे बोर्ड से मुराद फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू है, जो कि अपना हमने अभी लास्ट लेक्चर में उसका एफबीआर का फंक्शन भी पढ़े थे। सर ये पावर बैंकिंग ऑर्डिनेंस जो यहाँ पे लिखा हुआ है बुक में वो 1962 है। ये बैंकिंग का है ना। कंपनीज ऑर्डिनेंस 1984 है। कंपनीज ऑर्डिनेंस में तमाम कंपनीज आती हैं। जब हम बैंकिंग के बिजनेस की बात करते हैं ना, तो बैंकिंग का बिजनेस जो है उसके लिए स्पेसिफिक एक ऑर्डिनेंस है अलग से, जो कि बैंकिंग ऑर्डिनेंस 1962 है। यस सर। फिर इसके बाद चीफ कमिश्नर है। अब आपको पता है हमने अभी चीफ कमिश्नर के पावर्स और फंक्शंस भी पढ़े थे, सारी उसकी पढ़ी थी। चीफ कमिश्नर का जो है वो हायरार्की भी देखी थी। ये वही वाला उन्होंने चीफ कमिश्नर है जो इनलैंड रेवेन्यू, उसी को उन्होंने यहाँ पे एक्सप्लेन किया है। फिर उसके बाद कमिश्नर है। चीफ कमिश्नर के बाद आपको पता था कमिश्नर इनलैंड रेवेन्यू CIR, हमने उसको भी पढ़ा था। तो जिसमें हमने कहा था CIR लीगल होता है, CIR जो है वो इन्फोर्समेंट होता है, चार होता है, अकाउंटिंग होता है, ऑडिट होता है। तो वो सारे के सारे ये कमिश्नर एक डेजिग्नेशन पोस्ट है। फिर उसके बाद कॉमन टैक्स पेयर आइडेंटिफिकेशन नंबर CTIN, ये एक NTN होता है, एक CTIN होता है। ये बेसिकली जो है ये अब आप जिसको कह लें कि सेल्स टैक्स नंबर STN होता है। इसी तरह ये एक स्पेसिफिक नंबर होता है जो टैक्स पेयर को असाइन किया जाता है। फिर इसके बाद आगे नेक्स्ट डेफिनेशन है कंपनी की। अब कंपनी को भी हमने शुरू में जब डेफिनेशन पढ़ी थी तो उसमें हमने कंपनी को डिटेल में देखा था। आपने अगेन वही शुरू वाली जो कंपनी की डेफिनेशन है उसको यहाँ पे पढ़ लेना है, वही वाली यहाँ पे होंगी। उससे नेक्स्ट है कंप्यूटराइज सिस्टम। कंप्यूटराइज सिस्टम जो है अब यहाँ से ये एक इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सिस्टम है। ये भी जो मैं अब आपको बता रहा था कि अगर आप दोबारा से अगर आप स्क्रीन पे आए तो ये अब जो
हमारे यहाँ पे FBR है, अब उसका ये देखें तो ऑनलाइन सर्विसेज उन्होंने लिखा हुआ है, पहले वाला लेफ्ट वाला जो ब्लॉक है उस बॉक्स में देखें तो उन्होंने सारी ऑनलाइन सर्विसेज आपको दी हुई हैं। इसको अब हम नाम देते हैं कंप्यूटराइज सिस्टम। अब इसमें क्या होता है, इसमें जो टैक्स पेयर होता है उसके बारे में जो इंफॉर्मेशन होती हैं, जो टैक्स रिलेटेड जितनी भी एक्टिविटीज होती हैं, उनके लिए अब उन्होंने एक कंप्यूटराइज सिस्टम बना दिया है। जिससे क्या होता है, पहले जो टैक्स पेयर होता था उसको दफ्तर में आना पड़ता था, उसको मैनुअल पेपर फॉर्म में चीजें सबमिट करवानी पड़ती थी। अब उन्होंने इस सारे को जो है वो कंप्यूटराइज कर दिया और उसको अब उन्होंने कंप्यूटराइज सिस्टम का नाम दिया है। और उसके अंदर अगर आप देखें तो ये सारे का सारा उसमें मुख्तलिफ, एक पहले FBR इंफॉर्मेशन है, अगर आपको इंफॉर्मेशन चाहिए तो अब आपको FBR जाने की जरूरत नहीं है, ये कंप्यूटराइज सिस्टम से अब आपको ऑनलाइन सर्विसेज के तहत अवेलेबल है। इस तरह इनकम टैक्स के रिलेटेड है, सेल्स टैक्स के रिलेटेड है, कस्टम्स के रिलेटेड है। ये अब एक्टिव टैक्स पेयर लिस्ट इनकम टैक्स की है, फिर एक्टिव टैक्स पेयर लिस्ट ये ATL एक्टिव टैक्स पेयर लिस्ट है, फिर एक्टिव टैक्स पेयर लिस्ट सेल टैक्स की है, फिर ऑनलाइन वेरिफिकेशन पोर्टल है जिसके अंदर बहुत सारी और कई और सर्विसेज हैं। तो ये सारे का सारा अब क्या हुआ है, ये कंप्यूटराइज सिस्टम के तहत हुआ है, तो इस सारे सिस्टम को अब कंप्यूटराइज सिस्टम का नाम दिया गया है। फिर उसके बाद नेक्स्ट है कॉटेज इंडस्ट्री। अच्छा, ये जो कॉटेज इंडस्ट्री होती है ये मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड होती है। याद रखिएगा, जो कॉटेज इंडस्ट्री होती है ये मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड होती है। और इसके अंदर क्या होता है, इसका एक साल का जो टर्नओवर है, अगर वो 10 मिलियन रुपए तक होगा तो उसको हम कॉटेज इंडस्ट्री में लेके आएंगे। अगर उससे ज्यादा का होगा तो फिर उसको हम या तो SME में ले जाते हैं या फिर वो बड़ी जो लार्ज अपना ज्वाइंट स्टॉक कंपनी है उसके जुमरे में आ जाता है। तो जो इंडस्ट्री है कॉटेज इंडस्ट्री, अब ये कॉटेज इंडस्ट्री का मैं थोड़ा सा आपको इस तरह ओवरव्यू दे देता हूँ। आपको पता है कि ये इधर अगर किसी का कोई अजीज या रिश्तेदार हो गुजरात की तरफ, गुजरांवाला की तरफ, वहां पे छोटी छोटी फैक्ट्रियां बनी हुई हैं घरों में, जहाँ पे पंखे वगैरह बनाए जाते हैं, वॉशिंग मशीन वगैरह बनाई जाती हैं, बर्तन वगैरह बनाए जाते हैं। इसी तरह अगर फैसलाबाद में देखें तो यहाँ पे भी बहुत सारे छोटे छोटे घरों में बहुत सारे यूनिट्स लगे हुए हैं जो छोटी छोटी चीजें बना रहे हैं। तो ये तमाम की तमाम इसको हम कॉटेज इंडस्ट्री के जुमरे में लेके आते हैं। और ये उसके लिए जरूरी है कि उसकी एक साल की जो सेल है, टर्नओवर जो है वो 1 करोड़ यानी 10 मिलियन से ज्यादा ना हो। उसके बाद क्रेस्ट है। क्रेस्ट मींस जो कंप्यूटराइज प्रोग्राम है। ये अब क्रेस्ट जो है अगर आप देखें तो ये यहाँ पे सेल्स टैक्स के लिए जो है एक सिस्टम बनाया गया है जिसमें रिकॉर्ड रखा जाता है, कंप्यूटराइज सिस्टम है। इसको कंप्यूटराइज रिस्क बेस्ड एवेल्युएशन ऑफ सेल्स टैक्स का नाम दिया गया है। ये अब इसको क्रेस्ट कहते हैं। उसके बाद डिफाल्टर है। अब डिफाल्टर का आप सबको पता है कि एक टाइम लिमिट के बाद अगर कोई बंदा अपने जुमे वाजिबुल अदा रकम नहीं अदा करता तो उसको हम डिफॉल्ट में ले जाते हैं और उस पर्सन को, उस बिजनेस को हम डिफाल्टर कह देते हैं। तो यहाँ पे भी अब उसी तरह है कि अगर कोई बंदा जो है उसने अगर अपने जुमे टैक्स वाजिबुल अदा विद इन टाइम लिमिट अदा नहीं किया और नोटिस के बावजूद उसने FBR उनको नोटिस इशू करता है, अगर फिर भी उसने अपनी लायबिलिटी को क्लियर नहीं किया तो फिर वो डिफॉल्टर लिस्ट में आ जाता है। फिर डिफॉल्ट सरचार्ज, फिर क्या होता है उस पे मजीद उस बंदे पे डिफॉल्ट सरचार्ज जो है कुछ एक्स्ट्रा फाइन जो है वो इम्पोज किया जाता है। फिर उसके बाद आगे डेफिनेशन है डिस्ट्रीब्यूटर की। अब ये जो डिस्ट्रीब्यूटर की डेफिनेशन है ये बड़ी इंपॉर्टेंट इस तरह है, जब आपने इनडायरेक्ट टैक्सेस को डील करना है तो उसके अंदर अब नेचर ऑफ बिजनेस जो है वो बड़ी काउंट होती है। क्यों? हर नेचर ऑफ बिजनेस पे डिफरेंट टाइप्स का टैक्स लागू होता है, किसी पे ज्यादा है, किसी पे कम है, किसी पे एग्जाम्प्ट। तो अब डिस्ट्रीब्यूशन, अब आपको पता है, आप लोगों ने मार्केटिंग में भी पढ़ा था कि प्लेसमेंट में डिस्ट्रीब्यूशन होती हैं, डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स होते हैं। या आपको पता है यहाँ पे भी अब अगर फैसलाबाद की बात करें या बाकी शहरों की बात करें तो ये जितनी भी कंज्यूमर प्रोडक्ट्स हैं वो डिस्ट्रीब्यूटर्स के थ्रू पूरे अपना मुल्क के अंदर जो है वो सप्लाई की जाती हैं। तो डिस्ट्रीब्यूटर से मुराद अब क्या होता है, वो पर्सन होता है, वो कारोबार जो मैन्युफैक्चर से, इंपोर्टर से जो है वो चीजें लेके आगे डिस्ट्रीब्यूट करता है, सेल करता है और उसका एक स्पेसिफिक कमीशन होता है। फिर उसके बाद
डॉक्यूमेंट्स, यहाँ पे डॉक्यूमेंट से मुराद वो कंप्यूटराइज, अब आपको पता है कि वर्ड की फाइल को भी हम यहाँ पे डॉक्यूमेंट का नाम देते हैं। जब भी आप किसी को कोई फाइल भेजते हैं पीडीएफ की फॉर्म में या कोई भी असाइनमेंट के लिए, तो हम उसको डॉक्यूमेंट का नाम देते हैं। जब हम सेल्स टैक्स में डॉक्यूमेंट का बोलेंगे तो इससे मुराद वो डॉक्यूमेंट होगी जिसमें सेल्स टैक्स का कोई रिकॉर्ड जो है वो अपना दिया गया होगा। उसमें कोई भी उसकी सेल्स के बारे में इंफॉर्मेशन हो सकती है, उसकी कोई परचेज के बारे में इंफॉर्मेशन हो सकती है, और इस तरह का डाटा होगा। फिर उसके बाद एक ड्यू डेट है, और ड्यू डेट का आपको पता है कि ये एक वो डेडलाइन होती है जिस तक जो है वो टैक्स पेयर को टैक्स अदा करना होता है। और ये जो ड्यू डेट है, हम सब ने इसको आम यूटिलिटी बिल्स के ऊपर भी होता है कि जो मैक्सिमम डेट होती है बिल की अदायगी की, वो एक स्पेसिफिक डेट लिख दी जाती है। इस तरह जो सेल्स टैक्स रिटर्न है उनके लिए जो ड्यू डेट यूजुअली, ये याद रखिएगा, जो इनकम टैक्स की रिटर्न है वो हर साल जो है वो जाती है, उसकी ड्यू डेट होती है। लेकिन जो सेल्स टैक्स होती है वो हर माह जमा होती है। हर माह की 15 तारीख तक जो है वो सेल्स टैक्स की रिटर्न जो है वो फाइल करना लाजमी होती है। वो जो ड्यू डेट होगी वो 15 तारीख होगी हर माह की, उस पिछले माह की रिटर्न्स का रिकॉर्ड जमा करवाने के लिए। अच्छा जी, उसके बाद ई इंटरमीडियरी है। अब आपको पता है बहुत सारे बिजनेस यूनिट्स पाकिस्तान के अंदर जिन पे सेल्स टैक्स इम्पोज होता है, जो सेल्स टैक्स रिटर्न्स वगैरह फाइल करते हैं, उनके लिए ये आप कह लें कि उनके पास इतनी काबिलियत नहीं होती कि वो खुद अपने रिटर्न्स को फाइल करें, बल्कि वो क्या करते हैं, वो किसी वकील के थ्रू, किसी एजेंट के थ्रू जो है वो अपना रिकॉर्ड जो है वो अपना फिर अपलोड करते हैं। वो पर्सन जो ये सारा रिकॉर्ड अपलोड करता है उसको हम ई इंटरमीडियरी का नाम देते हैं, जो इसके दरमियान में सारा रिकॉर्ड अपलोड। इसकी आसान सी एग्जांपल ये है कि जब यूनिवर्सिटी के अंदर एडमिशन होते हैं तो आपको पता है बहुत सारे दूर से जब बच्चे आते हैं वो इस काबिल नहीं होते कि ऑनलाइन फॉर्म को फिल कर लें। फिर वो क्या करते हैं, यूनिवर्सिटी के बाहर आपको पता है बेंचेस लगे होते हैं जो उनके बिहाफ पे फॉर्म जो है वो अपलोड करते हैं उनसे इंफॉर्मेशन लेके, और अपना फॉर्म जमा करवाते हैं एडमिशन के लिए। बिल्कुल इसी तरह जो यहाँ पे बिजनेस यूनिट्स हैं जिन्होंने वो स्पेसिफिक पर्सन जो हैं वो हायर किए होते हैं इस पर्पस के लिए कि उनका जो है सेल्स टैक्स का रिकॉर्ड अपलोड करना है, उन सब को हम ई इंटरमीडियरी का नाम देते हैं। इस्टेब्लिशमेंट, अब यहाँ से मुराद ये है, इस्टेब्लिशमेंट यहाँ पे डेट ऑफ कमिंसमेंट है, यानी हर वो बिजनेस जिस दिन वो स्टार्ट हुआ है, मार्ज वजूद में आया, कारोबार जिस दिन से शुरू हुआ है उस दिन को हम एस्टेब्लिशमेंट कहते हैं, कि जिस दिन से उसने कारोबार शुरू किया हो। अब आपको पता है अगर ज्वाइंट स्टार्ट कंपनी है उसमें तो आसानी से वो जो कमिटमेंट का सर्टिफिकेट मिलता है तो वही वाला कंसिडर होता है। बाकी सूरतों में जो बिजनेस है वो अपनी स्टार्ट डेट खुद से अनाउंस करता है और खुद से उसको इनकॉर्पोरेट करता है। एग्जेम्प्ट सप्लाई, एग्जेम्प्ट सप्लाई, अब हमने जब ये पिछले लेक्चर पढ़े थे तो उसमें एग्जेम्पशन की टर्म पढ़ी थी, जिसमें हमने देखा था कि इनकम फ्रॉम बिजनेस में या बाकी जगह पे हमें एग्जेम्पशंस मिलती हैं। इसी तरह हर वो सप्लाई, हर वो परचेज या सेल जिसके ऊपर इनकम टैक्स, अब सेल्स टैक्स लागू नहीं होता, उसको हम एग्जेम्प्ट का नाम देते हैं, एग्जेम्प्ट सप्लाई। इसको जीरो रेटेड भी कहा जाता है। उसके बाद फर्म है, ये फर्म बेसिकली जो रेफर करती है ये एसोसिएशन ऑफ पर्संस और पार्टनरशिप के बिजनेस को करती है, यानी पार्टनरशिप का बिजनेस या एसोसिएशन ऑफ पर्संस का जो बिजनेस होता है उसको हम फर्म का नाम देते हैं जिसमें एक से ज्यादा मालिक होते हैं। और गुड्स जो हैं, अब गुड्स अब आपको सबको पता है गुड्स क्या होती हैं जी, को बताएगा अकाउंटिंग की जुबान में? अशिया होती हैं सर। अशिया होती हैं जो रीसेल पर्पस के लिए बिजनेस खरीदता है। बिजनेस हर वो चीज जो रीसेल पर्पस के लिए खरीदता है, चाहे उससे उसने कोई चीज बनानी है या बनी बनाई ट्रेडिंग का बिजनेस है, बनी बनाई चीज ले रहा आगे बेचने के लिए, वो दोनों जो है वो गुड्स कहलाती हैं। उसके बाद है, जी आवाज आई है, मुझे आवाज नहीं आ रही, आवाज अभी किसी ने क्वेश्चन की है।
हेलो एक्सक्यूज मी सर। जी जी। सर आज का जो लेक्चर अपलोड कर दीजिएगा, लाइट ऑफ हो गई थी, अभी मैं फिर कनेक्ट हुआ हूँ। अच्छा अच्छा, वो चले लेकिन मैं थोड़ा कर सा रह देता हूँ, गया। मैं कर देता हूँ। और ठीक है जी बस। अच्छा चलें जी, अब इसके बाद है इंपोर्टर। इंपोर्टर अब आप सबको पता है कि जो दूसरे मुल्क से चीजें मंगवाता है उसको हम इंपोर्टर कहते हैं। अब बहुत सारी पाकिस्तान के अंदर ऐसी चीजें हैं जिसको हम इंपोर्टेड का नाम देते हैं। मार्केट में जाते हैं तो पता चलता है जी ये इंपोर्टेड चीजें हैं, इंपोर्टेड स्टाफ। अब वो पर्सन, वो बिजनेस जो इन चीजों को बाहर से मंगवाता है उसको हम इंपोर्टर का नाम देते हैं। उसके बाद इनपुट टैक्स। अच्छा, अब इनपुट से मुराद है इनवर्ड्स। अब इनवर्ड से मुराद होती है हमारी परचेज। अब जब बिजनेस किसी दूसरे बिजनेस से रॉ मटेरियल खरीदता है, कोई चीजें रीसेल पर्पस के लिए खरीदता है, उस पे वो जो टैक्स अदा करता है उसको हम इनपुट टैक्स का नाम देते हैं। क्लियर हो गया? टैक्स ऑन परचेजेस जो है उसको हम इनपुट का टैक्स का नाम देते हैं, तो ये इनपुट टैक्स उसको कहते हैं। उसके बाद आगे नेक्स्ट है लोकल इनलैंड रेवेन्यू ऑफिसर। लोकल इनलैंड रेवेन्यू ऑफिसर से मुराद वो जिस एरिया में, जिस इलाके में वो बिजनेस हो रहा है वहां पे जो डेजिग्नेटेड पर्सन जो है, जो उसको डील कर रहा है, गजटेड ऑफिसर, उसको हम लोकल इनलैंड रेवेन्यू ऑफिसर का नाम देते हैं। उसके बाद है मैन्युफैक्चर और प्रोड्यूस। अब यहाँ पे मैन्युफैक्चरर नहीं है बल्कि मैन्युफैक्चर है। मैन्युफैक्चर से मुराद है कि आपने एक शक्ल से चीजें जब दूसरी शक्ल में कन्वर्ट करते हैं वैल्यू एडिशन के साथ, उसको हम मैन्युफैक्चर कहते हैं या प्रोड्यूस कहते हैं। यानी यहाँ पे अब याद रखिएगा कि जो चीजें हैं उनकी एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में वैल्यू एडिशन के बाद जब कन्वर्जन होती है वो मैन्युफैक्चर कहलाती है। अब उसके लिए उन्होंने यहाँ पे डिटेल दी हुई है और सारा नीचे इसकी डिटेल दी हुई है। मकसद यही है कि रॉ मटेरियल लेके हम उसमें कुछ वैल्यू एडिशन करते हैं और उसको नई शेप में चीजों को बेच। मसलन कपड़ा है, हमने पहले अपना धागा लिया, धागे से कपड़ा जो है निट किया, अब वो क्या हो गया, वो मैन्युफैक्चर हो गया। फिर इस तरह वो कपड़ा अगले अपना खरीदा फैक्ट्री ऑनर ने, उसने उस पर प्रिंट कर दिया, अब वो वैल्यू एडिशन हो गया। ये भी अब मैन्युफैक्चर के जुमरे में आता है। तो इस तरह हमने देखना है। अच्छा, अब एक पर्सन है वो बना बनाया कपड़ा लेता है, कपड़ा ज्यादा साइज में होता है, वो उसके छोटे छोटे पीसेस में कन्वर्ट कर देता है। मसलन एक अगर सूट लेता है, 10 सूट इकट्ठे लेता है, थान लेता है, उसके अगर 10 अलग-अलग पैकेट बना लेता है तो ये मैन्युफैक्चरिंग नहीं होगी, याद रखिएगा। मैन्युफैक्चरिंग उसी वक्त होगी जब उसमें वैल्यू एडिशन होगा। समझ आ गई ना सबको कि वैल्यू एडिशन होगा, यानी या वो उसमें कोई ना कोई चीज एक्स्ट्रा होगी। हाँ, अगर वो थान लेता है, उस थान पे वो एम्ब्रॉयडरी मशीन से कढ़ाई वगैरह करके उस पे अपना डिजाइन वगैरह बना के आगे सेल करता है, अब ये मैन्युफैक्चरिंग के जुमरे में आएगा। क्यों? क्योंकि अब उसने उसमें वैल्यू एडिशन कर दी है। समझ आ गई ना अब आपको? ये उसके अंदर वैल्यू एडिशन जब होगी फिर ही वो मैन्युफैक्चर होगी। अच्छा, अब ये मीटिंग का टाइम अपना अब कंप्लीट हो रहा है, तो अब आप यहाँ तक पढ़ लें, फिर मैं तकरीबन 15 मिनट तक दोबारा लॉग इन होता हूँ। ठीक है जी, यहाँ तक आप पढ़ लें, फिर कोई क्वेश्चन है तो वो पूछ लें जिन बच्चों के पास बुक्स नहीं है, बाकी स्टूडेंट उनसे अपना ये मटेरियल शेयर कर लें। यस सर। चलें जी, ओके जी। डॉक्टर हुसैन